ये आकाशवाणी है। कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 25वीं कड़ी। आइए धरती सवारी। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है। मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए। कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। मम्मा, पापा प्लीज डू समथिंग। हिम्मत मेरे बच्चे। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं। बेटा सब ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। मम्मा, डॉक्टर कब आएगा? अरे अभी तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? आए ना, बस मेरी बच्ची। प्लीज रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी डॉक्टर आएंगे, रुक जाओ। पापा प्लीज हो रहा है। अरे लगता है एम्बुलेंस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं देखता हूँ। आई डॉक्टर प्लीज आई। सिन्हा जी घबराने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग मरीज को देखते हैं। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। सिन्हा जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब हम आ गए हैं, आपकी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें तो आपसे ही उम्मीद है डॉक्टर बस। अरे यहाँ अपने साथ स्ट्रेचर भी लाओ, जल्दी से यहाँ से मरीज को लेके जाना है। जल्दी से आओ। सब अरे, ठीक हो इस तरफ से आओ। जल्दी जल्दी चलो। बेटा आराम से। सिन्हा जी आप निश्चिंत रहिए प्लीज। हाँ थोड़ा ध्यान से, आराम से बेटा। हाँ धीरे। हाँ चलिए चलिए। सिस्टर जल्दी कीजिए, जल्दी से सिस्टम में जरूरी बातें फिल कर दीजिए और तारीख लिखिए 23 अगस्त 2060 6:30 कोई खतरा है क्या? हाँ, आप प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। रिलैक्स सिन्हा जी, यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इस बीमारी का उचित उपचार नहीं मिला है। और आपको याद भी होगा, पिछली बार आप जब आए थे तो मैंने आपको यही कहा था। हाँ डॉक्टर मुझे याद है, लेकिन डॉक्टर मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे इतना दर्द सहते देख मैं विवश होकर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सर आरबीसी काउंट यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है सर। क्या हुआ डॉक्टर? और जल्दी से रक्त चढ़ाना होगा। सिस्टर इंजेक्शन भी तैयार रखो, हमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जी सर, ठीक है सर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, आप निश्चिंत रहिए सिन्हा साहब। डॉक्टर हमें अस्पताल पहुंचने में भी कितना समय लगेगा? अब हम सेंट्रल अस्पताल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है। इसके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सेंट्रल अस्पताल में ही उपलब्ध हैं। ठीक है डॉक्टर, आप इस बारे में मुझसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी तक हम इस बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर पाए? सिन्हा जी दुर्भाग्य से इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। मौजूदा इलाज से मरीज को केवल थोड़े दिनों के लिए राहत ही दी जा सकती है। हे भगवान, कहीं मेरी बेटी मुझसे दूर तो नहीं चली जाएगी डॉक्टर? सिन्हा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप चिंता मत करिए, और वैसे भी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बीमारी का उपचार खोजने में लगे हुए हैं। एक दिन आएगा जब हम इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा डॉक्टर? सिन्हा साहब अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको याद होगा पिछले 40-45 साल पहले एक एड्स नाम की बहुत घातक बीमारी हुआ करती थी। हाँ मुझे याद है। लेकिन आज हमारे पास इस बीमारी का ऐसा इलाज मौजूद है जिससे यह बीमारी को पूरी तरह नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन आज तो हम 2060 के दशक में जी रहे हैं डॉक्टर, और हाँ इसमें तो एक लंबा समय भी लगा था। मैं जानता हूँ, लेकिन यह समस्या आपकी बेटी के साथ ही नहीं है सिन्हा साहब। आज पूरे विश्व में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। डॉक्टर अब मरीज की तबीयत स्थिर है। हे भगवान, शुक्र है। बहुत अच्छी बात है, और अब हम अस्पताल से कुछ ही दूर हैं, अब सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर इस बीमारी का कारण क्या है? अभी तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण? हाँ, गर्म और बहुत तेजी से बदलती जलवायु के कारण मौसम संबंधी ऐसी घटनाएं घटती हैं। गंदे पानी, दूषित भोजन और मच्छर जैसे वेक्टर जीवों से प्रभावित चौपायों, चमगादड़ों और कीटों पर पनपने वाली मेजबान प्रजातियों के कारण संक्रामक बीमारियों से रोगों के संचरण की सीमाओं में वृद्धि होती है। ओह, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे डॉक्टर? सिन्हा जी ऐसा हो रहा है,
जलवायु परिवर्तन अब से 50 साल पहले की तुलना में बहुत गंभीर समस्या बन गया है। ओह, विशेषज्ञ ऐसे नए चिकित्सकीय उपचार, टीकों, दवाओं के विकास की कोशिश कर रहे हैं जो महामारी जैसी स्थिति में कारगर हो। लेकिन डॉक्टर ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? सिन्हा जी, ऐसी स्थिति के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या बदलनी होगी, नहीं तो यह समस्या जस की तस बनी रहेगी। और यही नहीं, यह समस्या हमारे सामने नए नए रूपों में उपस्थित होती रहेगी। वैसे हमारी सरकार इस दिशा में अथक प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयास में हम सभी की भागीदारी चाहिए, तभी तो नीतियां प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी। डॉक्टर, ये नई नई बीमारियां, नए लक्षण, जब तक इलाज संभव होगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। यह तो शायद हमें सहना होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियों के जीव, बैक्टीरिया, वायरस भी तो अपने आप को इस नए माहौल में ढालने के लिए अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। ये नई बीमारियां, नए लक्षण उसी का परिणाम है। आप शायद सही कह रहे हैं डॉक्टर। ना ना ना, उठो मत बेटा, आराम चाहिए तुम्हें। आराम करो। बेटी, ज्यादा तनाव मत लो। पिछले सप्ताह ही तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। लेकिन पापा, मेरी वार्षिक परीक्षा कुछ ही दिनों में है और मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती। इसीलिए मैं अपने टैब के ही टीचर से संपर्क कर सकती हूँ। मुझे इसकी मदद से छूटे हुए लेसन मिल सकेंगे। ठीक है। हाँ बेटी, लेकिन तुम्हें कुछ दिन आराम भी करना चाहिए। हाँ बेटा, तुम अभी आराम करो। देखो, मैं भी कुछ दिन अपने ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, हैं, घर से ही काम करूँगा। मुझे केवल अपने रोबोट को निर्देश देना है, लेकिन मुझे निर्देश देते हुए बहुत सावधान रहना होगा। एक छोटी सी गलती से भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सानिया, पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है मम्मा, लेकिन हम कुछ देर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हमें एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए आज अच्छा अवसर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। चलो, ये ठीक है। पापा, मुझे बताइए कि असली समस्या क्या है? समस्या? सानिया, मैं तुम्हारा प्रश्न नहीं समझा, क्या कहना चाह रही हो? पापा, मुझे कौन सी बीमारी है? डॉक्टरों की इस बारे में क्या राय है? अरे कोई गंभीर बात नहीं है सानिया। बट मम्मा, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। कृपया मुझे मेरी बीमारी के बारे में बताइए ना बेटा। नहीं तो मैं इस बारे में सोचती रहूंगी मम्मा, सानिया, जिससे मेरे लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी पापा। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। सुनो, हाँ। समस्या ये है कि डॉक्टरों के पास तुम्हारी बीमारी का कोई भी कारगर इलाज नहीं है। और तो और, बीमारी क्या है ये भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब है? देखो, कहने का मतलब ये है कि अभी तक डॉक्टर ये नहीं जानते कि तुम जिस बीमारी से पीड़ित हो उसका उपचार कैसे किया जाए। हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास सब कुछ है, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है। हाँ, सही कह रही हो। तो पापा, मुझे बताइए, किस प्रकार से ऐसी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा? सानिया बेटे, देखो, डॉक्टर ठीक से इस बारे में नहीं जानते, लेकिन उनका मानना है कि ये बीमारी चरम जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन? हाँ बेटी, मैंने इंटरनेट पर भी इस बारे में बहुत पढ़ा। मुझे पता चला कि जलवायु स्थितियों में नाटकीय परिवर्तन के कारण बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन पापा, मैं दोपहर में तेज धूप में बाहर नहीं जाती। हमारे घर का वातानुकूलित सिस्टम भी ऑटोमेटिकली हमारी आवश्यकता के अनुसार समायोजित हो जाता है। मैं नियमित तौर पर सैर पर भी जाती हूँ। मैं हमेशा स्वच्छ पेयजल ही पीती हूँ और मैं शहर में भी कहीं जाने के लिए हमेशा कार का ही उपयोग करती हूँ। हाँ हाँ सानिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम संभावित उपचार के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ तक कि हम विदेशों से भी डॉक्टरों से संपर्क करेंगे और उनकी सलाह भी लेंगे। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। मम्मा और पापा, अभी भी एक प्रश्न मेरे दिमाग में है। हाँ हाँ बेटा। ऐसी बीमारियां उत्पन्न ही क्यों होती हैं? बेटा, जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वेक्टर प्रजातियों का वितरण बदल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी और हम लोग परेशान होते हैं। दोस्तों, ये कहानी केवल श्री सिन्हा और उनके परिवार की ही नहीं है। ये कहानी हम सब की है। श्री सिन्हा के परिवार के पास भी सभी सुख सुविधाएं थीं।
पूरी तरह से वातानुकूलित घर, सभी प्रकार के स्वचालित यानी ऑटोमेटिक उपकरण, कार आदि क्या नहीं था उनके घर में। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक गंभीर समस्या थी। हमें प्रकृति के कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए, वरना प्रकृति अपने हिसाब से काम करेगी और हमें उसके दुष्प्रभाव का सामना करना ही पड़ेगा। मानव का प्रकृति में दखल देने के कारण ही एक दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में हमारे सामने है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और गुणवत्ता पर असर पड़ने के कारण हमारा जीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। यदि वर्तमान जीवन शैली के साथ ही हम आगे बढ़ते रहे तो हो सकता है कि हमारे पास समुद्री पानी को पेयजल में बदलने की तकनीक तो हो, लेकिन हमारे पास उपजाऊ खेत नहीं होंगे जिससे हम फसलों को उगा पाएं। हम सौर ऊर्जा का उपयोग भले ही कर पाएं, लेकिन हो सकता है कि वातानुकूलन के बिना जीवित ही नहीं रह पाएं। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ही प्रश्न रह जाएगा कि जलवायु परिवर्तन का सामना हम कैसे करें। शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। चलिए हम सिन्हा जी और उनके परिवार को सन 2060 के समय से वर्तमान समय में देखने का प्रयास करें। उनकी जीवन शैली और माहौल के अलावा सभी कुछ वैसा ही होगा। हालांकि हम उन्हें 50 साल पहले लाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि उन सभी की उम्र वही रहेगी जो 2060 में थी। तो चलिए अब हम उनके घर की ओर चलें और उनकी बातों को सुनें। हेलो एवरीवन। हेलो। आज सभी के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? आपको प्रमोशन मिली है क्या? पापा जल्दी बताओ ना, क्या सरप्राइज अरे है? आओ ना, आओ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आओ देखो। अरे ये साइकिल। साइकिल? क्यों? हाँ साइकिल, और वो भी एकदम नई। हे भगवान, साइकिल? मैंने तो समझा था आप कोई नई कार लेकर आएंगे। अरे नहीं, कार तो नहीं, लेकिन साइकिल लाया हूँ। कौन कहेगा कि आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं? दुनिया के कहने या न कहने से फर्क थोड़ी ना पड़ता। फर्क पड़ता है। जरा सोच कर देखें, किसी नामी कंपनी का जनरल मैनेजर साइकिल से ऑफिस जाएगा, है? कैसा लगेगा? अरे पापा मम्मी एकदम सही कह रही हैं। साइकिल हमारे स्तर के अनुरूप नहीं है। हाँ। हम कोई मजदूर या मिडिल क्लास से थोड़े ही हैं। अरे ये कोई हंसने की बात नहीं है। वो कब समझेंगे आप? अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो, मैं अभी इसका कारण समझाता हूँ तुम्हें। अब फिर से आप अपने को सही साबित करने के लिए कोई कहानी मत सुनाने लग जाना। कुछ भी हो, बस हम साइकिल वाली बात पर आपका साथ नहीं देंगे। अरे एक बार मुझे अपनी बात तो कहने दो। मम्मा पापा की बात एक बार सुन लेते हैं। हाँ प्लीज। अच्छा हाँ? ठीक है, बताइए। देखो, इस शहर में हर कोई नई कार खरीद कर उससे ऑफिस जाने की बात सोचता है। तो इसमें क्या बुरी बात है? ज्यादा से ज्यादा अति व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम होगा, और क्या? बिल्कुल सही, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन में कितना पेट्रोल और डीजल का दहन होता है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। इससे वाहन जनित प्रदूषण फैलता है, कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है। आप सही कह रहे हैं पापा। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, जिसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान से है। हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत से लेख पढ़े हैं। अच्छा। लेकिन सानिया, हाँ। हमें केवल पढ़कर ही नहीं रहना है। अच्छा। हमें अपनी जीवन शैली में इस प्रकार से बदलाव लाना है जिससे कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। पापा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा, हमारी धरती को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे? देखो, बहुत ही सीधी बात है। देखो, जहां तक हो सके हमें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। कम से कम विद्युत का उपयोग करना चाहिए। कम से कम विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, देखो बेटा, हमारा घर वातानुकूलित है। हाँ, वो तो है, लेकिन हम उसे केवल गर्मियों में ही चलाते हैं। अगर उसे हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेट करें, इससे विद्युत बचेगी। और जब हम विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हों तो उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा हमें जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल जल ही नहीं बचता बल्कि विद्युत भी बचती है। वो कैसे पापा? देखो बेटा,
पानी को टंकी तक चढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ। यदि हम पानी की बर्बादी कम करेंगे तो विद्युत ऊर्जा भी बचेगी। लेकिन इन सब से क्या होगा? इनसे हम हमारी प्रकृति को बचा पाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना योगदान देंगे। इससे हमारा पर्यावरण बनेगा। नहीं तो हमें भविष्य में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याओं का सामना करना होगा? कैसी समस्याएं? देखो, मैं बताता हूं। यदि इसी तरह पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता रहा तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिनसे हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसी क्षेत्र में बारिश नहीं होने से वहां अकाल पड़ेगा या कहीं पर बहुत अधिक बारिश होने से बाढ़ आएगी। सही बात है। और इसके अलावा गुणवत्ता युक्त फसल की उपज भी नहीं हो पाएगी। हे भगवान, ऐसी स्थिति से बचाना भगवान। देखो, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा लेकिन पानी नहीं होगा। हाँ, तब तो काफी परेशानियां उत्पन्न होंगी। बेटा, तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए हमें अभी से समझदारी दिखानी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप अकेले के प्रयत्नों से क्या होगा? आप क्या सोच रहे हैं? आप अकेले प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे? क्या ऐसे संरक्षण हो पाएगा? अरे, बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में अधिकतर लोग यही प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार भी इस विषय पर काफी गंभीर है। सरकार किस बात को लेकर गंभीर है? देखो, लोगों को जलवायु परिवर्तन के विषय पर जागरूक किया जा रहा है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को, क्योंकि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, वो तो है। तो किसानों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है? इसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? अरे वाह, तो तुम्हें ये सब बातें भी जाननी है। हाँ पापा, मुझे अब इस विषय को अच्छे से समझना है। वेरी गुड। आखिर हमारी पृथ्वी की बात है ये। ठीक है, आप समझा दीजिए ना इसे। तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना। सुखदेव, ओ सुखदेव, अरे कैसे हो? लगता है तुम सुख में नहीं हो। क्या समस्या है? सुखदेव सुख में ना हो ये अच्छी बात नहीं है। अरे हिम्मत भाई, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है। और हिम्मत का ये कहना है कि हिम्मत कभी मत हारना मेरे भाई। अच्छा, अब तुम अपनी समस्या बताओ सुखदेव। अब क्या बताऊं हिम्मत? अरे तुझे तो समस्या पता है ना, हम किसान हैं, खेती ही हमारी रोजी रोटी है, लेकिन अब हम असहाय हो गए हैं। असहाय हो गए हैं? कैसे? अरे तुम्हें पता है ना कि पिछले साल क्या हुआ था? भयंकर अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। हाँ। हमारे खेत सूख गए थे। जानवरों की तो छोड़ो, हम इंसानों को भी पीने का पानी के लिए कोसों भटकना पड़ता था। बिल्कुल। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा मेरे भाई। अब इस साल क्या होगा किसी को नहीं पता। सुखदेव, दिल हल्का मत कर। अरे हिम्मत, तुम कितनी आसानी से ऐसी बात कह देते हो। सुखदेव, तुम्हें केवल तुम्हारे परिवार और तुम्हारे खेतों की चिंता है। तो भाई इसमें गलत क्या है, बताओ ना मेरे दोस्त। नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम जिस समस्या की बात कर रहे हो वो तो सभी की समस्या है, और यदि अभी समस्या नहीं है तो आने वाले दिनों में ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसका समाधान क्या है? बताता हूं। हमारी सरकार इस समस्या पर बहुत सटीक नजर रखे हुए है और इसके प्रति काफी संवेदनशील है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय कृषि मिशन का आरंभ किया है। इस मिशन में सरकार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने एवं कम करने के उपायों पर काम कर रही है। क्या मतलब? मैं बताता हूं। इसमें ऐसी फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है जो अधिक तापमान और बंजर जमीन में भी उग सके। इसके अलावा प्रकृति अनुकूल कीट प्रबंधन सिस्टम के साथ ही फसलों की ऐसी नई प्रजातियों का विकास आदि करना भी शामिल है जो चरम मौसमी परिस्थितियों जैसे लंबे समय तक सूखे, बाढ़ और नमी में बदलाव की स्थिति के साथ ही बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हो।
अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है हिम्मत। और सुखदेव, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान और तकनीकों का समन्वय करना होगा। अरे हिम्मत, अरे तुमने तो मेरा तनाव कम कर दिया। पर तुम इतनी सारी बातें जानते कैसे हो यार? अरे भाई, सरकार टेलीविजन, समाचार पत्रों, रेडियो एवं पंचायतों के माध्यम से लोगों को इस विषय में जागरूक कर रही है। हमें भी इस मिशन में भागीदारी करनी चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं? अरे ये मिशन हमारी भलाई के लिए ही तो है। बिल्कुल सुखदेव, बिल्कुल। चल चल चल। सच, सरकार बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हम सब के लिए। हाँ, हमारे देश ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। अच्छा। जिसे NAPCC के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा गठित विशेष परिषद द्वारा बनाई गई है। इसके लिए सन 2007 से प्रयास आरंभ हो गए हैं। अच्छा। और इस परिषद में मंत्रीगण, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, नागरिक समाज और व्यवसाय जगत के लोग शामिल थे। यानी इसमें समाज के हर वर्ग के लोग थे। तब तो यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। सान्या, हाँ, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की है। कौन कौन से मिशन पापा? सौर ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र, हरित भारत, धारणीय कृषि और रणनीतिक ज्ञान। इन अभियानों में अनुकूलन के साथ ही न्यूनीकरण के भी प्रावधान हैं। लेकिन इन मिशनों का असल लक्ष्य क्या है? सुनो जी। उदाहरण के लिए यदि हम हरित भारत राष्ट्रीय मिशन की बात करें तो इसका लक्ष्य देश में वनों के क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य सन 2020 तक देश के वन क्षेत्रफल को करीबन 1 करोड़ हेक्टेयर बढ़ाना है, जिसके कारण 6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हर साल वनों के द्वारा बढ़ सके। वाह, यह तो बहुत अच्छा काम होगा, है ना मम्मा? हाँ हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इसके लिए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त वन प्रबंधन, जल स्रोत प्रबंधन, कृषि विस्तार सेवाएं, वेब आधारित सेवाओं की पहल की है। अच्छा। धारणीय विकास के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर व्यापक रूप से जागरूकता के लिए विद्यालयों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है। अच्छा, विद्यालयों और कॉलेजों में भी? हाँ, इसके लिए एक विशेष रेल भी चलाई गई है जो पूरे देश में घूमकर जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता का प्रसार करेगी। अच्छा। अरे हाँ, मैंने भी इस विशेष साइंस एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में पढ़ा था। और जब ये ट्रेन हमारे शहर में आएगी ना, तब हम जरूर इसे देखने चलेंगे। हाँ। पापा, आप विद्युत दक्षता की बात कर रहे थे ना, यह किस प्रकार से संभव है? देखो बेटा, सरकार नवीनकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए पहल कर रही है। सन 2006 में उपकरणों पर एनर्जी लेबरिंग नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। अच्छा। और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स, वातानुकूलों और ट्रांसफार्मर्स पर तुलनात्मक स्टार बेस्ड का प्रावधान है। हाँ पापा, मुझे पता है हमारी सरकार लोगों को परंपरागत फिगमेंट बल्बों के स्थान पर LED बल्बों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हाँ, इसके साथ साथ सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने। यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि पृथ्वी के भूमध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है। पापा, सौर सेल क्या होता है? देखो सान्या जी। फोटोवोल्टिक सौर सेलों का उपयोग कर सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। लेकिन ये काफी महंगे होते होंगे। हाँ, बहुत महंगे होंगे। हाँ, लेकिन अब सिलिकॉन के स्थान पर कैडमियम टेलुराइड जैसे अर्थ संचालक पदार्थों का उपयोग किया जाने लगा है, जिनसे इनकी लागत घटी है और ऊर्जा दक्षता बढ़ी है। अच्छा। वैज्ञानिक ऐसे नए पदार्थों के विकास में लगे हैं जिनसे इनकी लागत को और भी कम किया जा सके। तब तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। और अब तो तापीय विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संयुक्त उत्पादन की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन का परम लक्ष्य देश में सौर उद्योग का विकास करना है, जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा को जनता तक पहुंचाने में समर्थ हो। तो क्या हमें लगभग निःशुल्क विद्युत मिलेगी? यह तो भविष्य में ही पता चलेगा। हाँ, नए निर्माण के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। निर्माण कार्यों के लिए नियम बनाए हैं? हाँ, सन 2007 में विद्युत संरक्षित भवन कोड यानी ECBC बनाए गए,
जिसमें नई व्यावसायिक इमारतों के लिए ऐसे डिजाइनों के बारे में कहा गया है जिनके द्वारा इमारत की ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सके। अच्छा। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक इमारतें तेजी से उभरता क्षेत्र है। मम्मी, हमें भी पापा जैसा काम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बेटी, तुम साइकिल चलाने वाले मुद्दे पर मेरे साथ हो? बिल्कुल। अब तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो दोनों के लिए भी एक एक साइकिल लाऊं? हाँ हाँ, कॉलेज में साइकिल पर ही जाऊंगी। दोस्तों, आज हम हमारी भावी पीढ़ियों के बारे में सोचे बिना ही अपना जीवन जी रहे हैं। भविष्य में मानवता को बचाए रखने के लिए हमें आज से ही अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि प्रकृति सभी की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति का लालच नहीं। हमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए और कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना होगा। याद रखिए, अगर हम अपने आप को आज नहीं बदल पाए तो हो सकता है कि भविष्य में इस धरती से जीवन ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जब हम दुनिया की सोचें, लेकिन स्थानीय स्तर पर और अपने स्तर पर धरती को बचाने के काम करें। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 25वीं कड़ी सुन रहे थे। आइए धरती संवारे। आलेख व अनुसंधान हेमंत लगवानकर, हिंदी अनुवाद अभय S.D. राजपूत, समन्वय डॉक्टर R. गोपीचंद्रन और डॉक्टर B.K. त्यागी, निर्देशन उपेंद्र खुशू, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, प्रज्ञा झा, किरण शिवपुरी, अन्नू शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, राजीव शर्मा, अनुराग अरोरा और कीमती आनंद। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि मिशन का आरंभ किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रीय कृषि मिशन का आरंभ किस वर्ष से शुरू किया गया था? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।